नमस्कार दोस्तों। आज जो मेरे हाथ में पेपर है ये है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का मॉड प्रैक्टिस सेट 25। आज हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं। सबसे पहले हम मानसिक योग्यता वाले करते हैं, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस सेट 25। इसमें देखिए पहले प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हमें क्या करना है कि 4 आकृतियां दी गई हैं। 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से समान है और एक आकृति असमान है, उनसे अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाली आकृति को हमने खोजना है। यहाँ देखिए ये तीर वाले के पीछे वर्ग है, तीर के पीछे वर्ग, तीर के पीछे वर्ग नहीं है, तीर के पीछे वर्ग है। देखिए तो इसका मतलब ये अलग है। ठीक है। यहाँ अगर हम गोल इनको देखेंगे, इसके अंदर इसकी आंखें त्रिभुज से बनी है, इसकी दो उल्टा यू, दो त्रिभुजों से बनी है, दो उल्टा यू। तो ये दो आकृतियां हैं, नाक और आंखें एक जैसी बनी है, दो। तो इसमें अंतर हम देखेंगे बाहर वाले तीर में। तो बाहर का तीर एक ही डायरेक्शन में, यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ दोनों अलग डायरेक्शन में है, यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब यह इसका आंसर सी वाला होगा। अगर हम इसके बाहर गिने तो यहाँ देखिए 2 4 6 7, इसके बाहर 7 किरणें बनाई गई हैं। यहाँ बनाई गई हैं 8 किरणें, यहाँ 4 किरणें और यहाँ 6 किरणें। तो ये देखिए सम संख्या में है और ये विषम संख्या में है, तो इसका मतलब इस सही आंसर 7 वाला होगा। इसके अंदर की अगर हम बिंदी गिनेंगे तो यहाँ 5 और 1 6 है, यहाँ देखिए 3 और 2 5 है, यहाँ देखिए 4 और 2 6 है, यहाँ देखिए 3 और 1 4 है। तो यहाँ ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 से हमें क्या करना है कि एक आकृति यहाँ दी गई है, ये समस्या आकृति है, इसके बदले इसकी 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो हमने समस्या आकृति के जैसे सेम टू सेम बिल्कुल जो 100% मिलान करती हो उसका चयन इनमें से करना है। तो देखिए ये तो मिलान, इसके जो नीचे की धारियां हैं, यहाँ 3 धारियां हैं, इसमें बहुत सारी धारियां, ये तो मिलान कर नहीं सक रहे थे। यहाँ 3 धारियां हैं और यहाँ ऊपर भी गले में 3 डंडियां हैं, तो इसकी गले की डंडियां ज्यादा है। यहाँ 3 धारियां, इसमें देखिए बिल्कुल मिलान कर रहा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए यहाँ 4 त्रिभुज हैं और इस तरफ 4 प्लस के निशान है। तो इसमें तो देखिए इसमें तो 3 ही त्रिभुज हैं, इसमें 3 ही प्लस के निशान है, इसकी तो डायरेक्शन उल्टी है और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए ये कोण बना हुआ है और ऐसा इसके बीच में कोण का निशान बना हुआ है, तो हम देखेंगे ये कोण तो उल्टा बना हुआ है, ये कोण बिल्कुल इसी की तरह है। बाकी देखिए 90 डिग्री का बन गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखिए अंदर की आकृति ऐसी है, तो ऐसी आकृति चारों में है, तो ये चारों गोले बाहर है। इसमें देखिए एक गोला अंदर चला गया, तो ये गलत हो गया, इसका भी एक गोला अंदर चला गया, गलत हो गया, इसका भी एक गोला अंदर चला गया, गलत हो गया। तो सही आंसर डी होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9 से हमें क्या करना है कि एक वर्ग के अंदर 4 हिस्से किए गए हैं और इसके अंदर किसी आकृति का निर्माण किया गया है। तो 3 खानों में जिस पैटर्न से इस आकृति का निर्माण किया गया है, चौथे खाने में भी उसी पैटर्न से उस आकृति को आपने पूरा करना है और इन 4 उत्तरों में से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। यहां से इधर मिला दे। अब देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है, ये नीचे आएगी यहां सीधे इसमें, और ये लाइन आ जाएगी इधर। अब देखिए कौन सी आकृति मिलान, किस आकृति का मिलान इससे हो रहा है। तो इस आकृति को अगर आप गौर से देखेंगे ये मिल रखी है, जबकि यहाँ ये ऊपर मिली हुई है, तो यहाँ मिलने का इसका प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल अलग है। इसका देखिए इसका मिलान सीधे नीचे किया गया है, जबकि इस ऊपर वाली रेखा का इस रेखा से मिलान है, तो इसका भी सीधा इस वाली रेखा से मिलान होगा, इसलिए ये भी गलत है। अब ये सी डी मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ सी का देखिए यहाँ ये वाला इलाका बड़ा है, यहाँ ये छोटा है। तो आप इसको ऊपर चित्र पे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, ये वाला हिस्सा जो ये नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है छोटा बन रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर डी वाला। देखिए यहाँ तो पूरा आधा वृत्त बना हुआ है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसका वृत्त जो है इस तरह से घूम गया है, तो जाहिर है कि इसका वृत्त भी यहाँ इस तरह से घूमेगा। ठीक है। और ये लाइनें जो है यहां मिल जाएंगी, ये वाली लाइन इधर को और ये वाली लाइन इधर। अब ये देखिए आप, ये किस तरह किससे मिल रहे हैं, किससे मैच कर रहे हैं ये।
तो यहाँ पे देखिए इससे तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन ऐसे में मिली हुई है और ये वृत्त के दोनों कोनों पे मिली हुई है, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न तो मैच नहीं कर रहा है। ये बी वाला पैटर्न भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सी वाला पैटर्न देखिए, ये तो बिल्कुल कट ही नहीं रहे आपस में, तो ये सी वाला पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा है, केवल डी वाला पैटर्न ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा डी। वैसे भी अगर हम डी को यहां मिलाएं तो देखिए, इसको अगर बिल्कुल इससे मिलाएं और इसको ये देखिए, तो ये पैटर्न को बिल्कुल पूरा कर रहा है। जो पैटर्न सी में है वही डी में बन रहा है। ठीक है, तो आंसर डी ही होगा। देखिए इसको अगर हम मिलाएं, यहां देखिए ये अंदर एक वर्ग बना है, तो इस वर्ग को अगर हम पूरा करें, ठीक है ना। अब इन तीनों आकृतियों में क्या है, इसका मिलान तो यहां से यहां तक पूरा हो रखा है, लेकिन इसका मिलान अंदर अंदर नहीं, किनारे से मिला हुआ है, तो हम इसको भी किनारे से यहां मिला देंगे। और ये वाला जो वर्ग बन रहा है ऐसे तिरछा वाला, इसको हम यहां मिला देंगे। तो देखिए कौन सी आकृति मैच कर रही है, आकृति नंबर बी वाली मैच कर रही है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए ये वाला ऐसा बना हुआ है, तो इसका पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जैसे आगे जो बना हुआ है ये आकृति, यहाँ इस कोने से यहाँ मिल करके यहाँ मैच मिल रहा है, तो ये लाइनें भी यहाँ मिल जाएंगी। तो इससे हम देखेंगे, देखिए आकृति ए तो मेल खा नहीं रही है, ये तो उल्टा हो गया, इसका जो बिल्कुल बी वाले पे सही आंसर मैच कर रहा है, ये इसको मिला रहे हैं। और नंबर 13 से हमें क्या करना है कि 3 आकृतियां दी गई है जो एक निश्चित पैटर्न पे चेंज हो रही हैं, तो उसी पैटर्न से चौथी आकृति कौन सी होगी इनमें से जो इस रिक्त स्थान को पूरा करती है। तो ये देखिए त्रिभुज के ऊपर एक डंडी है, डैश है, तो यहाँ त्रिभुज के अंदर एक गोला आ गया, यहाँ त्रिभुज के अंदर एक लाइन और मारी, यहाँ दूसरा वृत्त आ गया, इसके अंदर एक वृत्त है, दूसरे त्रिभुज में 2 वृत्त हैं, और एक लाइन तीसरे त्रिभुज में एक लाइन और होगी, और 3 वृत्त हो जाएंगे। तो देखिए इन सब में दोनों में, लेकिन जो लाइनें हैं, जो ऊपर का डैश है, जो सीधी रेखा है ऊपर की, ये ऊपर ही है, तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा। इसके नीचे चला गया, तो जब तीनों त्रिभुज में ऊपर है तो इसका आंसर ए वाला होगा। यहाँ देखिए ये तीर का निशान है, और यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो जाहिर है 4 होगा। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन देखना, 4 तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है ये देखना हमें बहुत जरूरी है। इसको आप गौर से देखिए, तो पहला चित्र यहाँ था, तो दूसरी बार यहाँ हुआ, तो इसका मतलब जो यहाँ से घूमा ये क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुसार अगर यहाँ घूमता तो 90 डिग्री होता, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता, इसके बीच में 90 से यहाँ पे 45 डिग्री और है, तो 90 45 135 अंश घूम रहा है। ठीक है ना, इसको 135 अंश, इसका भी यहाँ से देखिए दूसरी आकृति यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 135 अंश घूम गए। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होगा, तो 135 अंश यहाँ होगा, तो जो आकृति यहाँ मैच देखिए, तो पहली आकृति में इस वाली डायरेक्शन में है, और इस पे 4 पीछे से हैं तीर के निशान, भाई ये हाँ 4 तीर बने हुए हैं, ये वाली 4 आकृतियां दी गई हैं, तो सही आंसर ए वाला। प्रश्न नंबर 15 में यहाँ एक गोला है, एक वृत्त है सफेद, तो इसके ऊपर एक काला वृत्त हो गया, सफेद 2 हो गए। यहाँ देखिए काले वृत्त 2 हो गए, ऊपर एक सफेद आ गया, तो अब अगली आकृति क्या हो जाएगी, ये सफेद भी 2 हो जाएंगे, ऊपर एक काला आ जाएगा, तो देखिए डी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। 16 में देखिए यहाँ त्रिभुज के दाहिनी तरफ वृत्त है, फिर ये वृत्त ऊपर चला गया, उल्टा जा रहा है ये आधे में, फिर ये ऊपर चला गया, तो अब इधर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज की डायरेक्शन यही रहेगी, तो आंसर बी वाला होगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 से जो प्रश्न है, इसका पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है, वही संबंध दूसरी आकृति का इनमें से किस आकृति से होगा, ये प्रश्न हमें सॉल्व करना है। इसको देखिए यहाँ पहले 2 वर्ग दिए गए हैं, तो इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो ये 4 और 4 दोनों को अगर हम जोड़े तो 8 भुजाएं हो रही है, तो इस पे अष्टभुज बन गया। अष्टभुज का मतलब जिसकी 8 भुजाएं होती है, तो ये त्रिभुज है, 3 और 3 भुजाएं इसमें है, 3 इसमें है, तो ये 6 भुजाएं वाली आकृति यहाँ बन जाएगी। तो इसी षटभुज देखिए, 6 भुजा वाली आकृति षटभुज कहलाती है। ये वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ देखिए एक काला वृत्त है, अब यहाँ 3 सॉरी ये काला वर्ग है, अब यहाँ 3
व्हाइट वर्ग बन गए। तो ये काला त्रिभुज है तो 3 सफेद त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये वाला डी वाला आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, वहां 3 सफेद त्रिभुज बने हुए। देखिए इसमें जो 2 वृत्त हैं तो इस पे एक वृत्त और जुड़ गया। तो ये त्रिभुज ऐसी आकृति है तो इस पे एक त्रिभुज और जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ बीच में ये लंबा हो गया, ये तो हो नहीं सकता। फिर इसके नीचे ये डैश भी है तो इस पे नहीं है ऐसा डैश ऊपर नीचे। इसके ऊपर ये है, यहाँ ऐसा है, ये बाहर की तरफ इस तरफ से उड़े त्रिभुज उल्टा हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों समान है, लेकिन इसके बीच में मिला हुआ नहीं है। तो इसलिए सही उत्तर बिल्कुल सी है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 20 में ये वाली आकृति दी गई है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अंदर का एक वर्ग इन्होंने डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया, मिटा दिया इसको। तो ये केवल 4 वर्ग बच गए। तो इसमें ये धन का निशान है। अगर हम इसके अंदर के वर्ग को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास केवल ये वाली आकृति बच जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 से हमें क्या करना है कि इसको हमने पूरा करना है वर्ग को। तब देखना है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करती है। सॉरी, ये तिरछा हो गया, इसको देखिए। तो अगर हम इसका मिलान करेंगे, थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सही मिलान करेंगे तो ये जो है आकृति नंबर ए वाला जो पूरा कर रही है इसको, क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया, ये बहुत पतला हो गया, ये वाला हिस्सा इसका लंबा हो गया। ठीक है ना, इसका अगर पूरा ये इस आकृति को अगर पूरा कर रही है तो आकृति बी कर रही है, क्योंकि इसकी तो ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, इस पे केवल 3 है जबकि इसके 4 हैं और इसके तो सीधे हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा है। तो बी वाली आकृति बिल्कुल सही मैच कर रही है, इस आकृति को पूरा कर रही है, पूरा आकृति को ढक रही है। सॉरी, इस वृत्त को पूरा बनाने में मदद कर रही है, इस वृत्त को पूरा बनाने में मदद कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में तो केवल ये जो आकृति पूरा कर रही है, तो या तो जो आंसर है उससे ही पता चलता है कि केवल इसको मिलाएंगे तो आकृति पूरी हो रही है, तो इसलिए आकृति डी इसको पूरा कर रही है। इस आकृति को देखें तो अगर इसको जो पूरा करना है हमें यहाँ से यहाँ मिला के, इसको हम ऊपर मिलाएंगे इस तरह से, तो ये जो पूरी आकृति बनाएगी। तो इस पे तो केवल 2 हिस्से हैं, इस पे ये वाला हिस्सा त्रिभुज है नहीं। देखिए ये वाला पूरा कर रहा है। ठीक है ना, ये वाली आकृति जो है इसको पूरा कर रही है, आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस पे 2 त्रिभुज हो गए, यहाँ इसकी आकृति बिल्कुल चेंज हो गई। प्रश्न नंबर 25 से देखिए, इस आकृति के आगे दाईं तरफ शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण में यह आकृति कैसे दिखेगी? तो इसका आंसर देखिए, अगर ये दिखेगी तो ये इसकी डायरेक्शन ठीक उल्टी इस तरफ हो जाएगी और ये वाला हिस्सा इधर देखिए शीशे की तरफ दिखेगा। तो ए वाला जो चित्र है ये बिल्कुल मिलान कर रहा है जो शीशे में इसकी आकृति दिखेगी। ठीक है ना, ये हॉरिजेंटल फ्लिप बोलते हैं इसको, वर्टिकल नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी आकृति से मैच कर रही है। नंबर 23 में देखिए, इधर दाहिनी तरफ शीशा लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इस आकृति को जो हम शीशे में देखेंगे तो ये वाला जो ए दिख रहा, ए जैसा दिख रहा है, ये त्रिभुज, और ये दिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा लगभग, ये बिल्कुल ए की तरह हो जाएगा। ये वृत्त जो है इस तरफ दिखेगा, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं तीनों आकृति। नंबर 27 में देखिए, ये पासा है, इसके दाईं तरफ ये शीशा है, ऊपर 5 लिखा है, यहाँ 4 है, दाईं तरफ 2 लिखा है। तो ये शीशे की तरफ 2 आ जाएगा पहले, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन देखिए, ये 2 इस तरफ दिखेगा, ये 4 भी उल्टा दिखेगा इस तरफ, क्योंकि देखिए इधर इसका मुंह शीशे की तरफ है, 4 का डंडी, तो यहाँ भी शीशे की तरफ हो जाएगी 4 की डंडी, और ऊपर का 5 भी उल्टा दिखेगा, लेकिन ये ऊपर ही रहेगा। जैसे आकृति डी में नीचे दिया गया है तो ये नीचे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आंसर जो इसका सही है वो है आंसर बी। नंबर 28 में ये आकृति दे रखी है, लेकिन यहाँ शीशा जो है नीचे की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन में जो आकृति पलटती है, इसका जो हम अनुमान लगाते हैं, हम कागज को ऊपर से नीचे की तरफ पलटाते हैं, उल्टी तरफ देखते हैं, तब देखते हैं कि कौन सी आकृति बन रही है। तो यहाँ अगर हम इसको सेलेक्ट करें, आप देखिए ध्यान से, तो जब ये शीशे की इस तरफ आएगी आकृति, ठीक है, क्योंकि इस तरफ से दिखेगी, तो ये फ्लिप हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी, तो ये इस तरह से दिखेगी, ये वाली आकृति दिखेगी। ठीक है ना, जो ये, तो इस तरह से सेम आकृति कौन सी है, ए वाली मैच कर रही है। तो इसका मतलब ए वाली आकृति की तरह ये दिखेगा, क्योंकि इसके नीचे की तरफ शीशा है।
प्रश्न नंबर 29 से देखिए, यहाँ कागज मोड़ा गया है। पहले एक वर्गाकार कागज था, इसको हमने एक पलटा इधर मोड़ा, फिर एक तरफ पलटा इधर ऊपर की तरफ मोड़ा, और इसके अंदर दो इस तरह से आकृतियां बनेंगी। अब इसको बिना इधर उधर हिलाए हुए आपने इसको खोलना है। तो अगर हम इसका एक फोल्ड खोलेंगे तो देखिए ये वाली आकृति यहाँ बन जाएगी, ठीक, और ये वाली आकृति यहाँ बन जाएगी। जब हम इसको दूसरा फोल्ड नीचे को खोलेंगे तो ये जो चार आकृतियां यहाँ बनी है ये नीचे की तरफ बन जाएंगे। तो ये वाला देखिए आकृति सी बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 30 में ये आकृति हमने ये वर्गाकार कागज को पहले इस तरफ मोड़ा, फिर इस ऊपर से नीचे को मोड़ा, और इस पे दो वर्ग बनाए सीधे ऐसे वाले, ठीक है ना। अब जब दो सीधे वर्ग बने, जब हम इस आकृति को इधर खोलेंगे तो दो वर्ग इधर भी बनेंगे, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। फिर जब हम इसको पूरा खोलेंगे तो ये चार वर्ग ऊपर की साइड भी बन जाएंगे। तो ये जो आकृति मैच करेगी बिल्कुल विटामिन ये प्रश्न सी, इसका आंसर सी वाले की तरह मैच करेगा। ये देखो बी वाले की तरह भी थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन यहाँ बीच में ज्यादा गैप हो गया, और इसके जो वर्ग है ये घूमे हुए वर्ग है ऐसे, जबकि इसमें सीधे वर्ग बनाए गए हैं। तो इसलिए तो हो नहीं सकता। फिर ये भी थोड़ा मैच कर रहा है डी वाला, लेकिन यहाँ देखो एक वर्ग सीधा है, एक घुमा हुआ है। तो क्योंकि ये जो सीधे वर्ग बन रहे हैं इसमें, तो आंसर में भी ये पूरे सीधे ही वर्ग बनेंगे, तो आंसर इसका सी ही होगा। ये प्रश्न नंबर 31 में देखिए, ये कागज था, इसको हमने एक फोल्ड इधर किया, फिर एक फोल्ड इधर किया। अब इसका देखिए यहाँ से अंदर की तरफ ये लंबे आयत बना, यहाँ से भी लंबा आयत की तरह इसको काट रखा है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए इसको खोलेंगे तो ये आयत एक इधर बन जाएगा लंबा, ठीक है ना, और एक ये वाला तो बहुत लंबा हो जाएगा इधर, ठीक। जब हम नीचे को खोलेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही दिखेगा। तो ये कौन सा वाला मैच कर रहा है देखिए जरा, इसके आंसर इधर हैं चारों, ये वाले। तो देखिए ये बिल्कुल बी वाले की तरह मैच कर रहा है, क्योंकि ये आधा इधर है, आधा इधर, आधा ऊपर आ गया, आधा फिर जब ये खुलेंगे तो ये इसी तरह से खुलेंगे। इसमें देखिए ये कागज हमने इस तरफ मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे को मोड़ा, और यहाँ दो वृत्त की तरह काटे और एक वर्ग की तरह काटा। तो ये वर्ग जब हम इसको पहले एक पलटा इधर को खोलो तो एक वृत्त यहाँ हो जाएगा, एक वृत्त यहाँ हो जाएगा, और ये वर्ग यहाँ हो जाएगा। फिर एक पन्ना उल्टा खोलेंगे ऊपर, तो जो नीचे जो आकृतियां वही ऊपर आकृतियां आ जाएंगी। तो देखिए जब ये दोनों कोनों पर वर्ग है, तो यहाँ भी इस कोने पे भी वर्ग आ जाएगा, इस कोने पे भी वर्ग आएगा, इसके दोनों तरफ वृत्त आ जाएंगे। तो ये देखिए आकृति बी बिल्कुल मैच कर रही है, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ दो दो वर्ग है, यहाँ दो लाइनें बन गई ये सारी। तो आकृति बी बिल्कुल सही मैच कर रही है। प्रश्न नंबर 33 से हमें क्या करना है, इसमें कुछ आकृतियां कुछ शेप्स दी गई हैं। इन शेप्स को आपस में जोड़ करके इन चारों में से कौन सी शेप बन रही है, कौन सी आकृति बन रही है, उसको आपने खोजना है। तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए, जो लंबा वाला चित्र है इसको ढूंढिए, इनमें किस में मैच कर रहा है। तो देखिए इसमें तो ये त्रिभुज जैसा बन गया, तो है नहीं, ये भी नहीं है। तो ये देखिए इसमें मैच कर रहा है चौथे वाले में, ठीक है ना। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये देखिए यहाँ पे बन गया इस कोने पे। ये जो वर्ग सॉरी ये जो चतुर्भुज है ये बन गया चतुर्भुज, और ये जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला, ये इसमें ये बन गया। तो आकृति डी देखिए बिल्कुल मैच कर रही है इसमें, तो आंसर इसका होगा आकृति डी। इन चारों को मिला करके देखिए इनमें से कौन सा बन रहा है। तो पहले हम इस जो चतुर्भुज है, तीन इसकी समांतर, तीन भुजाएं सीधे हैं, एक तिरछी है। तो इसमें देखिए ये जो भुजा है ये इसमें मैच कर रहा है सी वाले, ठीक है ना। और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला है, और एक जो लंबा और एक छोटा त्रिभुज है, तो ये देखिए ये थोड़ा लंबा वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज मैच कर रहा है। तो आकृति सी वाला जो है आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 35 का देखिए, सबसे पहले इस आकृति को खोजिए। तो देखिए इस सी में मिल रही है ये आकृति, और ये देखिए बड़ा सा ये चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज ये है, ठीक है। ये वाला छोटा त्रिभुज है, ये वाला ये है, और एक बड़ा त्रिभुज है, तो बड़ा त्रिभुज ये वाला है। तो आंसर सी बिल्कुल मैच कर रहा है इसमें। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 36 में ये वाली आकृति किस किस में मैच कर रही है। तो देखिए ये वाली आकृति जो है 36 का ए में मैच कर रही है। ये जो बीच वाली ये वाली आकृति देखिए बीच में ये इस तरह से मैच कर रही है। ये वाली जो आकृति है ये देखिए ये वाली ये बनी है,
ठीक है। और ये जो छोटा त्रिभुज है ये यहाँ इस कोने पे बना हुआ है, और ये वाला जो शेप है ये वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है आकृति ए से। अगला देखिए प्रश्न है, इसको आपने बहुत ढंग से समझना है। ये मिलते जुलते प्रश्न है लेकिन ये सब अलग तरह के हैं। ये वाली जो शेप दे रखी है, ये जो चार उत्तर आकृतियां हैं इनके अंदर ये शेप छुपी हुई है। उन आपने खोजना है कि किस आकृति में ये शेप या आकृति छिपी हुई है। तो देखिए इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसका एक कोना ऐसा है, दूसरा भी ऐसे है, तो यहाँ तो दूसरा कोना ऐसा नहीं किया गया है। इसमें देखिए आकृति बी में है, तो ये देखिए चार खाने इसमें, 1 2 3 4 खाने। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 खाने इस पे है, तो बिल्कुल आकृति बी इसका आंसर होगा। ये इसी के अंदर छिपी हुई है। प्रश्न नंबर 38 वाला देखिए किसमें ये आकृति छिपी है। तो यहाँ देखिए ये शेप बन रहा है, तो इसमें देखिए अगर ये साफ साफ अगर आपको दिख रहा है तो ये डी में ये आकृति छिपी हुई है इस तरह से। और यहाँ से ये डंडी नीचे और यहाँ से ये डंडी नीचे, और ये देखिए ये ऊपर का ये और यहाँ ये, तो ये आकृति डी में है। इसका सही आंसर डी। देखिए प्रश्न नंबर 39 में देखिए, तो ये आकृति जो है इसमें छिपी हुई है। यहाँ से ये नीचे आ गई और यहाँ से ये इधर को आ गई और यहाँ से ये फिर नीचे आ गई और फिर आगे को आ गई और इधर से ये हो गया और यहाँ से ऊपर की तरफ। तो आकृति सी बिल्कुल सही आंसर है, इसके अंदर ये छिपी हुई है। और प्रश्न नंबर अगर हम 40 का देखें तो ये देखिए इसमें ये पूरा ये मिलान कर रहा है। ये नीचे एक आयत ये बन गया और ये ऊपर की तरह यू जैसा बन गया, तो ये आकृति ए में ये मिलान हो रहा है, इसका बिल्कुल सही। चलिए अब प्रश्न नंबर 41 से मैथ्स हम सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे अंत तक, तो आपके समझ में बिल्कुल कुछ नए प्रश्न आएंगे। आपको कुछ नए प्रश्न आज सीखने को मिलेंगे, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो आप देखते रहिए इसको। तो प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम चार अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इसका योग बताना है, तो 7 5 12 3 15 2 17। ठीक है, ये वाला आंसर। अगला है 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63 से विभाज्य। कैसे ज्ञात करते हैं? पहले हम 1 लिखते हैं, उसके आगे 5 जीरो रख देंगे, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्योंकि तो इसका ये हो गया 1 लाख। इसमें 63 का भाग देके देखिए, तो इसमें 2 अंक हैं तो 2 अंकों में भाग जाएगा, नहीं तो हम 100 में देंगे, तो 63 एकम 63। इसको घटाइए तो 37 बचेगा। ठीक है ना। अब उतरने की बारी इस शून्य की, यहाँ 0 उतरा। अब भाग कितनी बार जाएगा? 6 5 30, 6 6 36, लगभग 5 बार जाएगा। आप देखना 5 × 15 का 5 हासिल 1, 5 का 30 है 1 31। अब इसको घटाइए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, 55 बचा। अब ये दूसरे शून्य उतरने की बारी यहाँ पर है, तो 550 हो गया। तो 6 6 8 48, 6 9 54, तो 8 बार लगभग जाएगा। देखना 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50। अब यहाँ देखिए 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 4 बच गया 46। अब उतरने की बारी इस 0 की। अब यहाँ कितनी बार भाग जाएगा? तो 8 6 48, सॉरी 6 8 48, तो 6 7 42, 7 बार देखिए, 7 21 का 1 हासिल 2, 7 6 42 और 2 44। देखिए ठीक भाग जा रहा है, ये ज्यादा नहीं हुआ। तो 10 में से 1 गया 9। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1 19। अब यहाँ पर आपने ये समझना है, क्योंकि ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें से 19 कम करेंगे तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो इसका मतलब इससे बड़ी संख्या होगी। तो इससे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 63 का पूरा पूरा भाग चला जाए? क्योंकि इसमें भाग देके 19 शेष बच रहा है, तो यहाँ कम से कम हमें एक बार भाग देने के लिए 63 एकम 63 यहाँ पे करने के लिए, तो यहाँ पे 63 होना चाहिए। तो 63 कितने जोड़ने के बाद तो होगा? तो हम क्या करेंगे, 63 में से 19 को कम कर देंगे, तो 13 में से 9 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 44 और होता है, 19 में 44 जुड़ जाता तो ये 63 हो जाता और एक बार हमारा भाग चला जाता 63 एकम 63। तो इसका मतलब इस 1 लाख में 44 और होगा, तो 1 लाख में हम क्या करेंगे, 44 को जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 लाख 44।
ठीक है, तो 1,44,000। अगला सवाल देखिए, ये है 3 सही 3/4 गुणा 4 सही 5/6 प्लस कितना बराबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सही हटा दो, तो 3 चौको 12 और 3 15, ये हो गया 15/4 गुणा 6 चौको 24 और 5 29, 29/6 धन x बराबर, इसको हटा दीजिए, 23 चौको 23 दूना 46 और 46 दूना होते हैं 92। अब 92 3 जोड़ के 95, 95/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले आप गुणा कीजिए, तो इसको अगर ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, 3 से हम काटेंगे तो 3 पंजे 15, काटने का मतलब छोटा करना, और 3 दूना 6। अब देखिए ये किसी का भाग किसी में नहीं जा रहा है, यहाँ 4 का 29 में भी किसी का नहीं जा रहा है, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, 5 नंबर 45 बराबर करके 5 नंबर 45 और 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस x बराबर 95/4। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो भी बराबर के इधर हमें केवल x रखना है। ठीक है, सॉरी यहां बराबर नहीं होगा, बराबर के इधर हमें क्या रखना है, केवल x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 95/4। अब ये जो 145/8 है, तो यहाँ ये प्लस में है, क्योंकि इसके पीछे प्लस माना जाएगा, इसके पीछे कोई निशान नहीं है, तो यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 145/8। अब जैसे हम जोड़ घटाने के सवाल करते हैं, तो जोड़ घटाने में क्या करते हैं, नीचे के बराबर होने जरूरी है, तो नीचे के बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा किया, तो x बराबर हो गया, तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, तो दोनों 8 के बदले मैंने एक ही 8 यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ 95 दोनों कितना होता है, 100 दूनी 200 होता है, तो यहाँ 10 कम कर दो तो 190, 190 ऋण 145 होता है, होगा, तो 190 में से 145 गया तो केवल 45 बचा, तो x बराबर हो गया 45/8। अब 8 का भाग हम 45 में देंगे इसकी मिश्र भिन्न बनाने के लिए, तो 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 पंजे 40, यहाँ बचा 5, तो ये 5 के आगे ये 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 8, तो 5 सही 5/8, तो 5 सही 5/8 उत्तर ये वाला आएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या बड़ी है, 3 से 1/3 या 33/10। तो इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी या छोटी संख्या का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो अंश बराबर करने पड़ेंगे, या तो इनके हर बराबर करने पड़ेंगे, या तीसरा मेथड ये है कि हमें दोनों को दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से करिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे दशमलव में चेंज करना सबसे बढ़िया मेथड है। तो पहले हम इसकी ये जो मिश्र भिन्न में दे रखा है इसकी विषम भिन्न बनानी पड़ेगी, 3 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10/3 और दूसरा हो जाएगा 33/10। तो अगर हमें पहले इसको अगर दशमलव में बदलना है तो 3 का भाग 10 में देना है, 3 3 9, अब यहाँ बचा 1, तो यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 3 9, तो ये भाग जाता रहेगा, फिर 1 बढ़ेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 3 9, ठीक है ना, तो ये जाता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें ये भिन्न है, तो यहाँ पे आप सीधा भी भाग अगर नहीं भी देंगे, तो किसी भी संख्या में जब हम 10 का भाग देते हैं तो इसका एक अंक के पीछे दशमलव लग जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.3। अब देखिए 3.3 बड़ा है या 3.333 बड़ा है, तो जाहिर है कि 3.333 वाला बड़ा होगा, इसमें बहुत सारे 3 आगे आते रहेंगे, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 10/3 या 3 से 1/3 बड़ा है, ये वाला आंसर। अगला प्रश्न है, 4 सही 2/3 प्राप्त करने के लिए 6 सही 2/9 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। विभाजित किया जाने का मतलब भाग देना, तो ये प्राप्त करना मतलब ये आंसर है। तो इसको आप ढंग से अगर आप समझेंगे तो इसको पहले तो इसकी सही हटा दीजिए, मिश्र भिन्न को बदल दीजिए विषम भिन्न में, तो 6 नंबर 54, 9 छक्का 54, 55 56/9 हो गए। तो इसका मतलब कहने का यह है कि 56/9 को हम किस संख्या से भाग दें, यानी x से भाग करें कि उत्तर इतना हो, तो 4 3 12 और तो 14/3 प्राप्त, ठीक है ना, इसका हमने विषम भिन्न में बदल दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि 56/9 को हम किस संख्या से भाग दें कि उत्तर हमको ये प्राप्त हो।
तो मैंने बताया था कि भाग भिन्न के सवालों में हम करते ही नहीं है, इसको हम बदल देते हैं गुणा में। लेकिन जब हम गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली जो संख्या गुणा के बाद का ठीक बाद की जो संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 56/9। अब यहाँ गुणा चेंज हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ केवल 1/x रखेंगे बराबर 14/3 ऐसे ही रहेगा। और ये 56/9 आगे पक्षांतर इसका हो जाएगा, यहाँ गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 9/56। इसको अगर आप काटिए तो 14 कम 14, 14 चौक 56, 3 कम 3 और 3 चौक 3 तिया 9। तो देखिए यहाँ एक एक आ गया तो 3 कम 3 और यहाँ 4 कम 4, तो 1/x बराबर हो गया 3/4। तो क्योंकि 1/x बराबर जब 3/4 हुआ तो x बराबर उल्टा हो जाएगा 4/3। तो 4/3 का मतलब जब हम 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा तो 1/3 ऐसा हो जाएगा। 3 सही 1 सही 1/3, सी वाला उत्तर। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो 1 से 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। संख्या 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल। तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे, 36 में किसका भाग जाता है? सबसे पहले देखिए 1 का जाएगा और 36 का ही जाएगा, 36 एकम 36। फिर 2 का देखेंगे तो कितनी बार जाएगा 36 में, तो आप करके देखेंगे तो 18 बार जाएगा। तो 18 दूनी 36 होगा तो 2 का 18 बार, तो 18 दूनी 36। 3 का कितनी बार जाएगा, 12 3 36 होता है, 3 और यहाँ 12। 4 का कितनी बार जाता है, 4 9 36, तो यहाँ 4 और यहाँ 9। अब 5 का जाता नहीं है, 6 का जाता है, 6 6 का 36, तो एक ही 6 है इसमें। अब इन सबको आपने जोड़ना है तो आप इसको लाइन से जोड़िए, 36 18 12 9 6 4 3 2 1। तो देखिए इसका जोड़ हुआ 91 91। ठीक है, तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही। 45 63 36 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो इस समापवर्तक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये जो शब्द होता है समापवर्त्य होता है, पवर्त्य, महत्तम समापवर्तक होता है। तो ठीक है ना। तो इसका ल सा बताना है तो हमें बताना है 45 63 36 और 81 का। तो इसमें लॉस है, सबसे पहले आप देखिए इसमें सम संख्या 6 है तो आप 2 से भाग कीजिए तो 45 में जाएगा नहीं, 63 में जाएगा नहीं क्योंकि इसमें विषम संख्या है। तो 2 एकम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, 81 का 81 रहेगा। फिर यहाँ देखिए 2 का भाग दीजिए तो 45 में जाएगा नहीं, 63 में जाएगा नहीं, 2 9 18 और 81 का 81 रहेगा। अब देखिए 3 का जा रहा है तो 3 का 45 में जा रहा है, 3 एकम 3 और 1 15 हुआ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और यहाँ 2 बचे 21 हुआ, 3 7 21। फिर देखिए 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27। फिर देखिए 3 का जा रहा है, 5 में तो नहीं जा रहा है, यहाँ 7 में भी नहीं जा रहा है, यहाँ तो 1 आ गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 3 1 3 तिया 9। फिर अब देखेंगे तो यहाँ नीचे सब अभाज्य संख्याएं बच गई। ठीक है ना। तो 3 में 3 का ही जाएगा, 7 में 7 का ही जाएगा, 5 में 5 का ही जाएगा। तो अब जो लॉस निकल गया तो इन सबको गुणा कर दीजिए आप। लॉस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये वाला 3 और गुणा 7 और गुणा 5। इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324। तो ये हो गया 324 गुणा 7 पंजे 35 हो गया। अब 324 का गुणा 35 से करिए, कितना आता है, तो ये आ रहा है 11,340। ठीक है, तो इसका लॉस हो जाएगा 11,340। एक स्टेशनरी की दुकान सुबह 9:30 बजे खुलती है और रात 8 बजे बंद हो जाती है। दुकान कितनी देर तक खुली रहती है?
तो यहाँ पे आपको सोचना है, बार बार बताए जाते हैं ये सवाल कि जब सुबह 9:30 बजा तो 9 के बाद 10, 11, 12, लेकिन 12 के बाद 1 बज जाता है। तो हमने 1 बजे को रेलवे का टाइम के हिसाब से मानेंगे, तो 1 बजे को हम 13 बोलेंगे, 2 बजे को 14 बोलेंगे। तो इस तरह से इसको जो 8 बजे का टाइम होता है उसको 20 बजे कहते हैं। शाम के जो 8 बजे होता है, तो 20 बजे में से आप 9:30 को घटा दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कहा मिनट मिनट एक साथ घटाने चाहिए, तो मिनट मिनट यहाँ शून्य है, तो यहाँ से हम 1 घंटा लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका 60 बन जाएगा। तो 60 में से 30 गया, 30 बचा, तो यहाँ पे 30 बच जाएगा। और यहाँ 19 बचेगा, तो 19 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1, तो 10 घंटा और 30 मिनट का समय लगा इसको खुले रहने में। 10 घंटा 30 मिनट ये खुली रहती है दुकान। 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसको किलोग्राम यहाँ होता है, इसको ढंग से समझिए आपके ग्राम, ठीक है ना। किलोग्राम के नीचे होता है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के नीचे होता है डेकाग्राम, और डेकाग्राम के नीचे होता है ग्राम, और ग्राम के नीचे होता है डेसीग्राम। डेसी का मतलब 10वां, डेसीग्राम, और डेसी के नीचे होता है सेंटीग्राम, सेंटी का मतलब 100वां, ठीक है ना। और सेंटीग्राम के नीचे होता है मिलीग्राम। तो इसमें ये 10 होते हैं, इसमें ये 10 होते हैं, इसमें 10, एक डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। अगर हम उल्टा करेंगे तो इसमें ये 1/10 होंगे, ये 1/100 हो जाएगा। यहाँ से इसमें 1/100, और यहाँ से हम सीधा इसमें जाएंगे तो 1/1000, इसमें 1/10,000, इसमें 1/लाख, और यहाँ 1/10 लाख हो जाएंगे। तो 1 मिलीग्राम में किलोग्राम कितने हो जाएंगे? 1/10 लाख। तो 10 लाख में होंगे 2 4 6 शून्य, तो 1/10 लाख किलोग्राम होंगे सी वाला। सबसे छोटी संख्या है इनमें से, देखिए ये भिन्न में दे रखा है, ये दशमलव में दे रखा है, ये दशमलव में दे रखा है, ये भिन्न में दे रखा है। तो चलिए, सबसे पहले छोटा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि सबको दशमलव में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ 13 में हम दे देंगे 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, बचा 3, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, तो 5 छक्का 30, 2.6 आया। यहाँ 9 का भाग हम देंगे 24, 9 दूनी 18, यहाँ बचा 6, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, तो 9 छक्का 54, तो यहाँ देखिए फिर 6 बचा, फिर 0, तो 9 छक्का 54, तो ये 6 6 6 आता रहेगा आगे तक, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ देखिए इसका मान है 2.666, पहले वाले का मान हो गया 2.6, दूसरे वाले का मान हो गया 2.666, ये आगे बढ़ रहा है। तीसरे वाले का मान हो गया 2.067, और चौथे वाले का मान भी हो गया 2.666, ये भी आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब ये 2.6 और ये है 2.067, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2.067, क्योंकि यहाँ जो 10वां स्थान है, स्थान पे शून्य है, इसके 10वें स्थान पे 6 है, तो 6 जिसके 10वें स्थान पे, ये तो बड़ी संख्या हो गई। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी 2.067, ठीक है। ये बहुत अच्छे प्रश्न इसमें देखिए, 6.25 को 0.25 से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो इसको सबसे पहले, क्योंकि जिसका हमने भाग देना उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, तो इसका दशमलव हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इसको भिन्न के रूप में लिखो, और यहाँ देखिए 0.25। तो इसका एक तरीका ये भी है कि अगर दो अंक के पीछे, अगर समान अंकों के पीछे ऊपर में नीचे दशमलव है तो कट जाता है। कटने का मतलब ये होता है कि इसको 100 से गुणा करो, चाहे आप, एक ही बात है। 100 से गुणा इसलिए कि यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव है। अगर इसके 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो अगर हमने 100 से गुणा किया, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ 25 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 दशमलव यहाँ 2 अंकों के पीछे कट गया, यहाँ भी दशमलव आया, 2 अंकों के पीछे कट गया। आप इसको सीधे भी काट सकते हैं बिना 100 से गुणा किए हुए, क्योंकि जब दोनों अंकों के पीछे दो अंकों के पीछे दशमलव है तो दशमलव कट जाता है, और ये सीधा बच जाता है 625/25। अब क्या करना, हमने 25 का भाग 625 में सीधा देना है, तो 25 दूना 50, अब यहाँ बचा 2 और यहाँ 1, यहाँ तो 25 पंजा 125, तो 25 ही आएगा, ठीक है ना। देखिए एक और बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में बस कितनी दूर जाएगी?
क्योंकि यहाँ चाल दे रखे किलोमीटर प्रति घंटा में और बताना है कि 5 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। तो सबसे पहले हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम सेकंड में बदलने के मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 कम 18, 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में ये 20 मीटर जाती है, तो 5 सेकंड में कितना जाएगी, 5 सेकंड में जाएगी 20 गुणा के 5, तो 100 मीटर जाएगी। ठीक है। अब 54वां प्रश्न है, इसका लगभग मान होगा। तो लगभग मान अगर बताना है तो ये दशमलव वाला हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद शून्य है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद जो पहला अंक शून्य है, तो इसका मान सीधा ये 416 ही रहेगा। गुणा यहाँ 5 के बाद भी शून्य है, तो यहाँ इसका मान भी 5 ही रहेगा। तो इसको गुणा कर दीजिए, 5 × 30 हासिल 3, 5 × 5 और 3 8 और 5 × 20, तो 2080 इसका मान हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला सवाल है, ये कोष्टक वाला सवाल है, इसमें कोष्ट है। तो ये देखिए पहले जोड़ है, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले अगर यहीं पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको नीचे बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ये नीचे देखो ये हो जाएगा 8, दोनों को हमने 8 बना दिया और यहाँ 1 दूनी 2 हो गया और यहाँ 3 और 2 5 हो गया। समझ में आ गया। यहाँ 3/8 था, तो 3/8 धन ये 2/8 हो गया इसका, क्योंकि हमने नीचे की बराबर किया। अब ये कोष्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बराबर गुणा हो गया। तो इसको अगर हम पहले मजला कोष्ट करें और इस छोटे कोष्ट को पहले ही सॉल्व कर दो, तो 10 × 30 और 31, तो क्योंकि ये 31/3 हो गया, ऋण 2/9 हो गया, तो इसका 9 करने के लिए गुणा 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। ये हो जाएगा 3 कम 3 और 3 3 9, 93/3 ऋण 2, 93/9 और 2/9 ऋण, तो 93 से 2 गया, तो ये हो गया 91/9, 91/9। अब देखो यहाँ भागा है 5/18, तो भागा को हम गुणा में चेंज कर देते हैं और ये उल्टा हो जाता है 18/5। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 5 से ये नहीं कट रहा है, तो ये हो गया बराबर 5/8 का, और इसको गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 और 2 नंबर 18, 182/5। अब ये देखिए 5 5 कट गया और यहाँ देखो और 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, तो 91/4 आ गए। तो उत्तर यही होगा, 91/4। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप भाग देंगे इसमें 4 का भाग 91 में देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ 11 हुआ, तो 4 दूनी इसका आंसर यही आएगा 22 सही, 3/4 सॉरी। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये बहुत आदमी जल्दीबाजी में सोचता है कि इसकी आय अगर 50% कम है तो उसकी आय 50% ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ देखिए यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, यानी ए की आय कम है बी की आय, तो माना बी की आय हम पहले मानेंगे, क्योंकि माना बी की आय 100 रुपए, तो ए की आय 50% कम है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 50%, यानी 100 का 50% 50 ही होगा, तो 50 कम होगी, यानी इसकी 50 होगी। ठीक है ना, 100 में से 50 कम है, तो अंतर कितना हो गया 50 का अंतर, दोनों की आय का अंतर 50 का है। 50 गुणा 100, जैसे लाभ गुणा या हानि गुणा क्रय मूल्य, हानि गुणा 100 क्रय मूल्य, तो कितने पे 85 पे। बी की आय जो है 100 थी, तो 100 का 50% 50 ही होता था, 100 का 50% 50 होता है। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अब तुलना हम ए की आय के साथ करेंगे, तो 50 का 50 गुणा 100, तो देखिए 50 कट गया, तो 100% अधिक, इसकी आय जो है इसकी आय से 100% अधिक है बी की आय ए की आय से। ठीक है। एक वस्तु रुपए 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले लाभ या हानि का प्रतिशत जो निकलता है ये समझना जरूरी है कि यह निकलता है क्रय मूल्य पर,
और यह क्रय मूल्य दे नहीं रखा है। कई बच्चे इस पर गड़बड़ क्या कर देते हैं कि 450 का 25% निकाल देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 450 विक्रय मूल्य है, उस पर 25% नहीं निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मानना पड़ता है, माना क्रय मूल्य माना है 100 रुपए है, तो उसी हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि 25% की हानि होती है तो 100 का 25% 25 ही होता है, तो 25 कम यानी 75 रुपए होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक वो होता है जो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि 100 माना गया क्रय मूल्य बटे उसके हिसाब से निकला हुआ विक्रय मूल्य 100 बटे 75 गुणा वास्तविक विक्रय मूल्य 450। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 कम 3, 3 कम 3 और यहाँ 15 हुआ, 3 पंजे 15, 150, तो 15 चौको 60, 600 हो गया क्रय मूल्य 600 रुपए। लेकिन ये तो क्रय मूल्य हुआ, अगर हम 25% लाभ पे बेचे तो कितने का लाभ होगा, तो 600 का कितने में बिकेगी, तो लाभ इसका जो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, तो पहले हम निकालेंगे इसका 600 का 25%, 600 का 25 बटे 100, तो ये देखिए 2 जीरो कट गया, तो 25 छक्का होता है 150 रुपए, तो यानी 600 में 150 प्लस कर देंगे तो ये 750 रुपए में बिकेगी। ठीक है, अगर ये सवाल आपको नहीं आते हैं, थोड़ा कठिन लगते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं, वहां से इनको ऐसे सवालों को सीख सकते हैं। यदि 14 मीटर कपड़े की कीमत 1890 है तो 6 मीटर कपड़े की मूल्य, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहले 1 मीटर का मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं, 14 मीटर का मूल्य दे रखा है तो कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 हो जाएगा। देखिए इसमें समय ज्ञात करना है, तो इसका सबसे बढ़िया है कि बार अलग अलग फॉर्मूले हम ज्ञात न करें, एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो या जब साधारण ब्याज दिया हो तो इसको सुलटा कर हम एक्स बाईं तरफ रखना चाहते हैं, तो हम पहले ये लिख देते हैं मूलधन 10,000 गुणा दर गुणा समय एक्स ज्ञात करना है बटे 100 बराबर साधारण ब्याज दे रखा है 450। क्योंकि यहाँ x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ साधारण ब्याज दाईं तरफ लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात करना है तो हम x इसी तरफ रखते हैं और 450 अपनी जगह पर ही रहेगा। अब इनका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 1000 गुणा 6 ऊपर है तो ये यहाँ नीचे भाग में चला जाएगा पक्षांतर के बाद 10,000 गुणा 6, और ये 100 नीचे भाग में है तो यहाँ पक्षांतर होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा 100। तो ये देखिए 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कट गया। अब देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, 2 से देखिए 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4, 3 से सॉरी 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया ऊपर 3 और नीचे 2 दूनी 4, 3/4 वर्ष। अब यहाँ 3/4 वर्ष उत्तर नहीं है, तो 3/4 यहाँ उत्तर महीनों में है, तो 3/4 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 12 का 3/4 आप निकालिए, 4 कम 4, 4 तिया 12, तो बराबर हो गया 3 तिया 9 माह। तो ये 9 माह का ब्याज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। देखिए आयताकार भूखंड है और इसकी 3 गुनी है लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है इतना 768 वर्ग मीटर। तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्योंकि इसकी जो तिगुनी है, तो अगर हम इसको x माने चौड़ाई को, तो ये 3x हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई x हो गया गुणा 3x हो गया, तो बराबर 768। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², क्योंकि x का गुणा जब x से होता है तो x का वर्ग होता है। यहाँ पे गलती से आप लोग 4x मत करना, 4x मत करना, क्योंकि जोड़ होता है तो तब 4x होता है, ये गुणा है तो x का गुणा x के साथ होता है, तो x का वर्ग होता है बराबर 768। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 768 का बटा 3। तो 3 से इसको काटिए,
3 दूनी 6, देखिए 6 हो गया, 1 बचा है 16 हुआ, तो 3 पंजे 15 हो गया, अभी 1 बचा 18 हुआ, 3 छक 18, तो एक्स स्क्वायर बराबर 256 हो गया। तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 256। अंडर रूट 256 का मतलब 256 का हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो इसका सरल तरीका है, एक मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते रहिए। 2 का भाग दीजिए क्योंकि इसकी इकाई में वो है सम संख्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 का दीजिए 2 छक्का 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 का दीजिए 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का दीजिए 2 एकम 2, 1 12 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 2 का दीजिए 2 8 16, फिर 2 का दीजिए 2 चक्कू 8, फिर 2 का दीजिए 2 दूनी 4, फिर 2 का दीजिए 2 एकम 2, तो यहाँ 1 आ गया। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, यहाँ 2 2 के जोड़े बना देते हैं। आसान तरीका है छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए। तो इस 2 के बदले 1 2, इस 2 के बदले 1 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों 2 के बदले 1 2, इनका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर 16, यानी सॉरी ये हो जाएगा, माना अगर हम इसको, क्योंकि वर्ग मीटर में क्षेत्रफल दे रखा है, तो 16 मीटर हो गया चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई 16 मीटर हो गई, तो ये 3 गुना है, तो 16 तिया 48 मीटर हो जाएगी लंबाई। अब इसका हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, तो परिमाप बराबर में यहाँ शॉर्ट में निकाल रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, तो 48 धन 16, तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 4 1 5 1 6 64 हो गया। 48 में 16 जोड़ के और गुणा 2 हो जाता है, तो 64 गुणा कितना होता है 8 6 2 12, 128 मीटर हो जाएगा। तो 128 मीटर इसका परिमाप होगा। ठीक है, तो आपकी समझ में मैथ्स पूरी आ गई होगी। तो अब चलिए हिंदी की तरफ। चलिए हिंदी में हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ना है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न बाद में उनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको पढ़िए। शिवांक 9 वर्ष का बच्चा है, वह अपने अनुभव अपनी डायरी में लिखता है। चलो उसकी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते हैं। 3 फरवरी 2011 शनिवार को मैं दिन में जब तख्त पर बैठा था तो मम्मी मेरे सर में तेल लगा रही थी। हमारे अमरूद के पेड़ के पीछे एक बेर का पेड़ है, उसमें भी बहुत सारे बेर लगे हैं, लेकिन बच्चे कच्चा ही खा जाते हैं। आज मैंने देखा मेरे अमरूद के पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां और चिड़िया एक दूसरे को पकड़ रही थी। कभी गिलहरियां जामुन के पेड़ पर जाती तो कभी नीम के पेड़ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गिलहरियां जोर जोर से ची 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 करती हैं, ऐसा लगता है जैसे चिढ़ा रही हो। 30 मार्च 2011 शुक्रवार को सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया। उन्होंने कहा देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा दीदी को भी उठाइए। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर सफेद सफेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूल बिखरा दिए हों। बहुत अच्छा लग रहा था, ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भीग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ कांप रहे थे, बिजली चमक रही थी। मम्मी मेरे सिर में तेल लगा रही थी। यहाँ मेरे शब्द किसके लिए है, तो ये मेरे शब्द है शिवांग के लिए। ठीक है, शिवांग को गिलहरी चिढ़ा रही थी, ची ची करके चिढ़ा रही थी। डायरी में क्या लिखते हैं, अपने अनुभव लिखते हैं। पापा ने शिवांग को सुबह जल्दी किस दिनांक को उठाया, 30 मार्च 2011 शुक्रवार को उठाया था। चमेली के फूल जैसे कौन लग रहे थे, तो ओले लग रहे थे। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है उद्योगी सिंह पुरुष को लक्ष्मी वरम करती है। जो भाग्यवादी हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, वह हाथ पर हाथ धरे प्रकृति को ही देखिए। सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। फिर मनुष्य को विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। पहला 66वां प्रश्न है, इस अनुच्छेद का एक शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक सबसे अच्छा है सफलता की कुंजी परिश्रम। हाथ पर हाथ धरने का आशय है भाग्यवादी होना। ठीक है, लक्ष्मी किसे कहते हैं, तो धन की देवी को लक्ष्मी कहते हैं।
जैसे विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं, धन की देवी को लक्ष्मी कहते हैं। व्यर्थ का अर्थ लिखिए, व्यर्थ का मतलब बेकार। चींटी और मधुमक्खी में क्या समानता है? ये दोनों परिश्रम करती है, मेहनत करती है। आज रवि वर्मा को बचपन से ही प्रकृति से प्यार था। वे जब छोटे थे तभी वे अक्सर नीले आकाश को निहारा करते थे। नीला नीला आकाश, उसमें हाथियों के झुंड की तरह डोलते बादल। रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत भाता था। वे सुबह सुबह उठकर आकाश में सूर्य का उदय होना देखते रहते। इसी तरह सूर्यास्त भी उन्हें आकर्षित करता था। संध्या होते ही वे एक स्थल पर बैठ जाते, पश्चिम में धीरे धीरे उतरते सूर्य को देखते रहते। एक ओर बढ़ता अहंकार, दूसरी ओर क्षितिज पर डूबते सूर्य की सिंदूरी ललाई। सूर्यास्त के समय आकाश में तरह तरह के रंग जैसे बिखर पड़ते। रवि वर्मा कभी कभी सूर्योदय और सूर्यास्त की भी तुलना करते। कितना अंतर है दोनों में, वे आश्चर्य करते। रात होती है तो आकाश के मैदान में तारों की टोलियां आ धमकती। रवि वर्मा इन तारों को घंटों निहारा करते। प्रकृति उन्हें प्रफुल्लित करती, उन्हें कल्पना के लोक में ले जाती। यही कारण है कि रवि वर्मा जीवन भर प्रकृति से प्यार करते रहे। वे जानते थे कि प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उससे बहुत कुछ पा सकते हैं। वे देखते थे कि उनके मामा प्रकृति से मिली चीजों से ही रंग बनाते हैं। राजा रवि वर्मा फूलों से, वनस्पतियों से तरह तरह के रंग बनाते थे। वे तरह तरह के रंगों की मिट्टी भी एकत्र करवाते, फिर बड़े मनोयोग से रंग बनाते। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा अक्सर नीले आकाश को देखा करते थे क्योंकि उन्हें प्रकृति से प्यार था। इसका उत्तर यही है, ये वाला। ठीक है। आकाश में तरह तरह के रंग बिखर पड़ते थे तो सूर्यास्त के समय बिखर पड़ते। ठीक है। राजा रवि वर्मा को कल्पना लोक में कौन ले जाती थी? तो प्रकृति ले जाती थी। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ प्रफुल्लित है? तो प्रफुल्लित का मतलब होता है आनंदित होना। ठीक है। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक होगा, तो इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक होगा प्रकृति से प्यार। ठीक है। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। यह बहुत प्राचीन नगर है। महाभारत के समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यह कई बार उजड़ी और कई बार बसी। पुरानी दिल्ली के साथ साथ नई दिल्ली बसी है। दूर दूर तक कई नई बस्तियां भी बस गई हैं। नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालय यहाँ है। पार्लियामेंट या संसद भवन भी यहाँ है। अनेक देशों के दूतावास भी यही हैं। दिल्ली यमुना के दाएं किनारे पर बसी हुई है। यहाँ का पुराना लाल किला प्रसिद्ध है। बिरला मंदिर और अनेक स्थान देखने योग्य हैं। यहाँ कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं। कुतुब मीनार प्रसिद्ध है। दिल्ली की आबादी दिनों दिन बढ़ती जाती है। यहाँ 3 विश्वविद्यालय हैं, बहुत से कॉलेज और स्कूल हैं जिनमें और देशों के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। यहाँ पालम हवाई अड्डा है। विदेशों के अनेक यात्री दिल्ली में आते रहते हैं। अब प्रश्न है इस पे आधारित, भारतवर्ष की राजधानी। तो ऊपर बात आई है, भारत की राजधानी दिल्ली। पुराना लाल किला कहाँ है? तो पुराना लाल किला दिल्ली में है। महाभारत के समय दिल्ली का नाम क्या था? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था। पालम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कौन सी इमारत स्थित नहीं है? संसद भवन भी है, कुतुब मीनार भी है, दूतावास भी है। चार मीनार नहीं है, चार मीनार जो है हैदराबाद में है। तो इस तरह से ये हमारे 80 प्रश्न पूरे हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि इसमें गणित और हिंदी तीनों चीजों का स्टैंडर्ड बहुत ही प्यारा था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ओके, बाय।